अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट किया है फ़िज़िक्स की जो न्यू बुक आई है 10th, और आज का जो लेक्चर है सेकंड लेक्चर है और टॉपिक है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। उससे पहले जो टॉपिक्स थे वो है ये एक्सपेरिमेंट्स है, ये अभी हम नहीं करेंगे एक्सपेरिमेंट्स। उसके बाद एक कंडक्शन का टॉपिक रह गया था, पहले हम इसे देखते हैं फिर देखते हैं क्या रह गया। ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ट्रांसफ़र ऑफ हीट का मतलब है कि हीट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है। तो तीन मेथड्स हैं कि हम हीट को एक जगह से दूसरी जगह कैसे भेज सकते हैं। एक है कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन, तीसरा है रेडिएशन। वन बाय वन हमने इन तीनों को स्टडी करना है। ये पूरा चैप्टर जो है वो इसी की बेस पे, क्योंकि चैप्टर का नाम है मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट कौन कौन से तरीके हैं कि हम हीट को एक जगह से दूसरी जगह पर भेज सकते हैं। तो हमारे पास तीन मेथड्स होते हैं, एक होता है कंडक्शन, एक होता है कन्वेक्शन और एक होता है रेडिएशन। वन बाय वन स्टडी करना है। सबसे पहले तो बुक में जो लिखा हुआ है वो कंडक्शन है, लेकिन हम इसको बाद में करेंगे क्योंकि ये छोटा सा टॉपिक है। कन्वेक्शन जो है इंपॉर्टेंट और लंबा टॉपिक है, इसको पहले करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कन्वेक्शन के बारे में। ये है जी, ये बुक पे टॉपिक लिखा हुआ है और ये है इसके नोट। सबसे पहले कन्वेक्शन क्या होता है। कन्वेक्शन जाहिर सी बात है कि क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट, मतलब हमने हीट को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है। अब किस तरह से, वो एक तरीका है कि हम कन्वेक्शन के ज़रिए भी भेज सकते हैं। कन्वेक्शन की एक लिमिट है कि ये सिर्फ लिक्विड और गैसेस पे अप्लाई हो सकता है, सॉलिड्स पे आप नहीं। मतलब अगर एक सॉलिड है और ये आपके पास फॉर एग्जांपल एक क्यूब है, ठीक है, क्यूब सॉलिड है और मैंने इसकी इस जगह से हीट को इस जगह पर भेजना है, तो मैं नहीं भेज सकती कन्वेक्शन के ज़रिए। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ लिक्विड्स पे या फिर गैसेस पे अप्लाई होता है। अब ये होता है क्या, उसको देखते हैं। अब ये जो है ना, ये पानी है मेरा। अब पानी को मैं गर्म करने के लिए रखती हूँ, तो मैंने नीचे से इसको यहाँ से आग दी। अब ये क्या है, आग जो है वो हीटिंग सिस्टम है, हीट है। जब इस पानी को हीट मिलेगी तो जो नीचे वाला पानी है उसको सबसे पहले हीट मिलेगी, वो जल्दी गर्म हो जाएगा। और जो ऊपर वाला पानी है उस तक अभी हीट नहीं पहुँचेगी, तो वो ठंडा ही होगा। तो जो पानी हीट अप कर गया है, वो नीचे वाला पानी जो है वो हीट मिलने की वजह से क्या हो गया, जल्दी गर्म हो गया। अब ये वाला जो वाटर है वो क्या है, वार्म वाटर है, और जो ऊपर है वो क्या है, कोल्ड वाटर है। अब कंसेप्ट क्या है कि जो वाटर वार्म हो जाता है वो हल्का हो जाता है। वार्म वाटर जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो हल्का हो जाएगा, लाइट हो जाएगा। और जो भी कोल्ड वाटर होगा वो डेंस हो जाएगा, वो भारी होगा। और जो चीज़ भारी होती है वो नीचे की तरफ जाती है, वो डूबती है। तो इसीलिए ये पानी क्या करेगा, नीचे डायरेक्शन में जाएगा, सिंक करेगा, डूबेगा। और जो लाइट होती है चीज़ वो हमेशा ऊपर तैरती है, तो ये क्या करेगा, राइस करेगा, ऊपर चला जाएगा। ये पूरे इस टॉपिक में यही कंसेप्ट है कि जो भी वाटर वार्म होगा या जो भी चीज़ वार्म हो जाएगी वो हल्की हो जाएगी, लाइट हो जाएगी और वो ऊपर चली जाएगी, राइस कर जाएगी। और जो भी कोल्ड चीज़ होगी, जैसे कोल्ड वाटर है, वो भारी हो जाएगा और वो नीचे की तरफ जाएगा। अब जैसे इसकी एग्जांपल ले रहे हैं कि ये पानी है, ये एक बर्तन है, इसके अंदर पानी को रखा हुआ है, नीचे से आग दी है, हीट दी है। तो जो नीचे वाला पानी है वो जल्दी गर्म होगा और गर्म होके वो क्या हो जाएगा, लाइट हो जाएगा और राइस ऊपर चला जाएगा, वो ऊपर गया। अब जो ऊपर गया वो पानी क्या है, ऊपर वाला पानी ठंडा है। ठंडा पानी क्या होगा, भारी होगा, डेंस होगा और नीचे की तरफ आएगा। तो ये पानी कहाँ आएगा, नीचे की तरफ। अब जो गर्म पानी है वो ऊपर जा रहा है और जो ठंडा पानी है वो नीचे आ रहा है। इस मूवमेंट को, ये पूरी कंटिन्यू रहती है, इस मूवमेंट को बोलते हैं एक का अप जाना, एक का डाउन आना, कन्वेक्शन करंट्स। इसकी वजह से करंट बनता है, क्योंकि ये टॉपिक कन्वेक्शन है इसीलिए नाम होता है कन्वेक्शन करंट, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन करंट। और यही पूरा प्रोसेस जो होता है वो होता है कन्वेक्शन, ठीक है। आई होप आपको ये कुछ समझ आ गया होगा। अब ऐसा क्यों होता है कि जो वार्म वाटर है वो हल्का होता है और वो राइस कर जाता है, ऐसा क्यों होता है। और कोल्ड वाटर जो होता है वो नीचे जाता है, ऐसा भी क्यों होता है। ये इसलिए होता है कि फॉर एग्जांपल ये पानी है, पानी की ये नीचे वाली लेयर है और जब हमने इसको हीट किया तो पानी के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं। पानी के मॉलिक्यूल्स को हीट मिलने की वजह से उनको एनर्जी मिलेगी और वो तेज़ी से इधर उधर मूव करना शुरू कर देंगे। जब वो तेज़ी से मूव करेंगे, उनकी मूवमेंट तेज़ होगी, उस मूवमेंट के तेज़ होने की वजह से वो लाइट हो जाते हैं, क्योंकि जब कोई चीज़ तेज़ी से मूव करती है ना तो वो हल्की हो जाती है और उस वजह से लाइट हुआ तो फिर राइस कर जाएगा। और जो कोल्ड वाटर है, जो ऊपर वाले वाटर है, उनको हीट नहीं मिल रही तो उनकी मूवमेंट स्लो है, आहिस्ता है। जब उनकी मूवमेंट आहिस्ता है तो जो चीज़ आहिस्ता मूव करती है वो भारी होती है, तो वो डेंस हो जाते हैं और इस वजह से वो नीचे की डायरेक्शन में डूबते हैं और पानी हल्का वाला जो है वो ऊपर जाता है। और इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन करंट्स बनते हैं इसी वजह से।
अब इसको लिखना कैसे देख लेते हैं। कन्वेक्शन क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ हीट, हीट की ट्रांसफ़र है जो कि सिर्फ फ्लूइड्स में होती है। फ्लूइड्स मतलब लिक्विड और गैसेस, जैसे अभी हमने लिक्विड की एग्जांपल लेकर पढ़ा है, सेम इसी तरह गैसेस में भी आ जाएगा। आगे है कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी KMT के अकॉर्डिंग हीटेड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जो वो मूव करते हैं फास्टर एंड बिकम लेस डेंस, और उनकी डेंसिटी कम हो जाती है, मतलब वो लाइटर हो जाते हैं। आप लेस डेंस वर्ड यूज़ कर लो या फिर लाइटर। जबकि वाइल कूलर मॉलिक्यूल्स, जो ठंडे मॉलिक्यूल्स होते हैं, मूव स्लोवर, वो आहिस्ता मूव करते हैं, एंड आर डेंसर, इसलिए वो भारी होते हैं। अब प्रोसेस क्या है इस कन्वेक्शन का कि जो हॉट फ्लूइड्स होंगे, मतलब हॉट पानी या फिर हॉट गैस, वो राइज़ कर जाएगी, ऊपर जाएगी, और जो भी कोल्ड फ्लूइड्स होंगे वो सिंक करेंगे, वो नीचे की डायरेक्शन में आएंगे। देखो, एक ऊपर जाएगा तो एक क्या आएगा? नीचे जाएगा। और यही मूवमेंट, ऊपर जाना नीचे आना, जो होती है वो हीट को ट्रांसफ़र करती है। पहले हीट सिर्फ यहाँ थी, अब हीट ऊपर तक कैसे गई? इसकी वजह से पूरी हीट जो है, इस आग की हीट पूरे पानी में ट्रांसफ़र हो जाएगी। इस पूरे को बोलते हैं कन्वेक्शन प्रोसेस। फिर है कि ये सिर्फ लिक्विड्स और गैसेस में होगा, सॉलिड्स पे ये अप्लाई नहीं हो सकता। ये ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है कि कन्वेक्शन सॉलिड्स में नहीं लगता। फिर एग्जांपल यही है कि अगर हमने हीटिंग करना होता है पानी को, तो हॉट वाटर राइज़ करता है और कोल्ड वाटर जो होता है वो सिंक करता है। सॉरी, यहाँ सिंक आएगा। अब नेक्स्ट है कि ये फ़ायदेमंद कहाँ कहाँ होते हैं, कन्वेक्शन के प्रोसेस हो कहाँ कहाँ रहे होते हैं, और ये फ़ायदेमंद भी कहाँ होते हैं। तो यहाँ पर इसकी 3 आई थिंक एग्जाम दी हुई है हेडिंग्स। एक है कन्वेक्शन इन मैरीन लाइफ, ये कन्वेक्शन और मैरीन लाइफ। दूसरा, ये लैंड और सी ब्रीज में यूज़ होता है। तीसरा ये कि थर्मल और बर्ड्स फ्लाइट में। चौथा, ह्यूरिकेन्स और साइक्लोन्स में। ये इसके 4 जो हैं वो फ़ायदे हैं, और ये कहाँ कहाँ में लग रहा होता है कन्वेक्शन का प्रोसेस। अब वन बाय वन इनको स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि कन्वेक्शन और मैरीन लाइफ क्या होती है। मैरीन लाइफ होती है जो पानी की लाइफ, जैसे मछलियाँ जो होती हैं, किस तरह से उनके लिए कन्वेक्शन फ़ायदेमंद है, उसको देखेंगे। ये है ओशन, जो समुंदर है, और ऊपर क्या होगा? सन। जब भी डे को टाइम होगा, दिन का वक्त होगा, तो सूरज की रोशनी की वजह से ये जो ओशन का, समुंदर का ऊपर वाली लेयर्स का जो पानी है वो गर्म हो जाएगा, हीट अप होगा, और जो नीचे है वो ठंडा ही रहेगा। तो अभी हमने पढ़ा है कि जो वाटर वार्म होगा वो हल्का हो जाएगा और राइज़ करेगा, और जो ठंडा पानी है वो भारी होगा और वो नीचे की तरफ जाएगा। तो अभी क्या देखें कि वार्म वाटर जो होता है वो हल्का होता है, और कोल्ड वाटर जो होता है वो डेंस होता है, भारी होता है। अब क्या होगा कि जो समुंदर के पानी पे सूरज पड़ने की वजह से जो पानी गर्म हो गया है वो हल्का हो गया, वो ऊपर ही रहता है, और जो पानी ठंडा है वो नीचे बैठ जाता है। ठीक है, जो पानी, और अगर नीचे भी कोई गर्म पानी है ना, वो भी ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो ठंडा पानी हल्का होता है, जो चीज़ हल्की होती है ना वो ऊपर रहती है, ऊपर ही तैरती रहती है। तो ये ऊपर ही समुद्र में गर्म पानी तैरता रहेगा, और जो ठंडा पानी है वो नीचे बैठ जाता है, और अगर कोई नीचे से भी गर्म पानी है तो वो भी ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है? सरफेस हीटिंग। जैसे व्हेन द सन हिट द ओशन सरफेस, जैसे ही सन ओशन के सरफेस पे पड़ेगा तो वाटर बिकम वार्म, पानी गर्म हो जाएगा, एंड लाइटर, और हल्का हो जाएगा। सो इट राइजेस, तो वो ऊपर ही रहता है। वार्म वाटर है, लाइटर हो जाएगा, वो राइज रहेगा। इन पोलर रीजन्स, अगर हम जैसे ठंडे इलाकों में अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर जो पानी होता है वो ठंडा होता है, तो वो नीचे की तरफ बैठता है। या अगर हम एक ही समुंदर की बात करें तो उस समुंदर में जो गर्म पानी होगा वो ऊपर रहता है, और जो ठंडा पानी होता है वो नीचे बैठ जाता है। क्यों नीचे बैठ जाता है? क्योंकि वो भारी होता है, इसलिए वो नीचे बैठ जाता है। अब करंट्स कैसे बनते हैं? अब जो पानी ऊपर, गर्म पानी है वो ऊपर जाता है, और जो ठंडा पानी है वो नीचे बैठता है। इसकी वजह से एक मूवमेंट ऊपर की तरफ होती है, एक नीचे की तरफ होती है। ठीक है, जैसे अभी देखो कि गर्म पानी है वो ऊपर रहता है और ठंडा पानी नीचे बैठ जाता है, नीचे चला जाता है। अब यहाँ पर भी करीब भी जो गर्म पानी होगा वो ऊपर खुद ही से चला जाता है। तो ये जो मूवमेंट होती है, एक का ऊपर जाना नीचे जाना, इसकी वजह से करंट्स बनते हैं, कन्वेक्शन करंट। और इस कन्वेक्शन करंट की वजह से ना हीट पूरे समुंदर में बैलेंस रहती है, टेम्परेचर भी। द मूवमेंट ऑफ वार्म वाटर rises and cold water sinking creates a convection currents. अब these current help distribute heat and support marine life, और इसकी वजह से जो मछलियाँ होती हैं वो भी ज़िंदा रहती हैं। अगर ऐसा ना हो तो मछलियों के लिए टेम्परेचर स्टेबल नहीं रहेगा और जो है वो मर सकती हैं। अब इसको ना आसान तरीके से समझते हैं। देखो, जब सूरज पड़ा तो जो ऊपर वाली लेयर है वो गर्म हो गई, पानी हल्का हो गया और वो ऊपर ही रहता है। ठीक है, ठंडा पानी जो होता है वो भारी होता है, वो नीचे रहता है। अब ऊपर वाला पानी जो है वो
जब हवाएं चलती रहती हैं तो उससे ठंडा हो जाएगा, या रात के वक्त वो ऊपर जो पानी गर्म हुआ था वो क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता से ठंडा हो जाएगा। ठीक है, लॉजिक गौर से समझो कि जब पूरा दिन ये हीट को एब्जॉर्ब करता रहा, गर्म होता रहा, तो ये कुछ गर्मी को नीचे भी तो भेजता रहेगा, तो नीचे वाला जो ठंडा पानी था वो इसकी हीट को थोड़ा थोड़ा सा एब्जॉर्ब करता रहेगा पूरा दिन। और जब रात होगी और हवाएं चल रही होंगी और वैसे भी रात हो गई है, तो ये पानी जो गर्म था अब ये ठंडा होना शुरू हो जाएगा। जब ये ठंडा हुआ तो नीचे थोड़ा सा जो गर्म होना शुरू हुआ था अब वो गर्म हो गया, अब वो ऊपर आ जाएगा क्योंकि वो हल्का हो गया है, ये पानी ठंडा हो गया, अब ये नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सर्कल जो होता है ये कंटिन्यू रहता है। और मछलियों के लिए पानी जो होता है वो एक्सचेंज होता रहता है, उनको दोबारा से गर्म पानी मिल जाता है और फिर ठंडा भी। इस तरह से टेम्परेचर उनका जो होता है ना स्टेबल रहता है, ना बहुत ज़्यादा ठंडा पानी मिलता है उनको, ना बहुत ज़्यादा गर्म, तो पानी के स्टेबल रहने की वजह से वो ज़िंदा रहती हैं। और फिर इनकी मूवमेंट की वजह से ये करंट्स भी बनते हैं, कन्वेक्शनल करंट। तो आपको इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ इतना समझो कि जो वार्म वाटर होता है वो हल्का होता है, वो ऊपर रहता है, कोल्ड वाटर जो होता है भारी होता है, वो नीचे जाता है। वैसे मैंने आपको कंसेप्ट भी समझा दिया। अब यहाँ पे हमने देखा कि जो द मूवमेंट ऑफ वार्म वाटर राइजेस एंड कोल्ड वाटर सिंकिंग क्रिएट्स अ कन्वेक्शन करंट। अभी हमने देखा कि पानी ऊपर जाता है और एक नीचे आता है, उसकी वजह से करंट्स बनते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये हीट को अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब इसके फ़ायदे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड होती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन होती है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट होती है। अब इनको तीनों की ये सब हेडिंग्स आती हैं इसी हेडिंग में। अब इसको देखते हैं कि फ़ूड कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड को समझने से पहले ये दो कंसेप्ट समझना ज़रूरी है, अपवेलिंग और डाउनवेलिंग। ये आपने बुक से इतना ज़्यादा कंसेप्ट इसका थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है वहाँ से, तो आपने उतना ही कंसेप्ट समझना जितना मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ, उतना ही काफ़ी होगा, वरना ही कंफ्यूजिंग हो सकता है। अपवेलिंग और डाउनवेलिंग अब थोड़ा सा यहाँ पे समझना है आपने, थोड़ा सा टाइम लगेगा कि ये है ओशन का पानी है यहाँ पे। अब होता क्या है कि लहरें बनती हैं, जैसे अब यहाँ पे अगर तेज़ हवा चले तो तेज़ हवा की वजह से जो हवाएं हैं वो यहाँ से समुंदर का पानी उठाकर इधर को ले जाती हैं। ठीक है, तो कभी लहरें बनती हैं ना, वो इसीलिए बनती हैं क्योंकि यहाँ का पानी जो है ये लहरें बन रही हैं, तो यहाँ का जो पानी है गर्म पानी जो था वो उठकर कहाँ चला गया, दूसरी तरफ चला गया, यहाँ पर चला गया और हवाएँ लेकर जा रही हैं। ठीक है, लहरें बनाकर लेकर जा रही हैं। अब यहाँ पर जगह जो खाली होती है तो जो नीचे का पानी है वो ऊपर आ जाता है जगह को पूरी करने के लिए। अब नीचे कौन सा पानी था, कोल्ड वाटर था, और ऊपर कौन सा था, वार्म वाटर था। वार्म वाटर तो हवाएं जो है यहाँ से ले गई हैं, अब नीचे का पानी उसकी जगह पूरी करने के लिए ऊपर आ जाता है। ठीक है, अब वो कहाँ आ रहा है, ऊपर आ रहा है। अब पानी जो है वो ऊपर आ रहा है ना, इसीलिए उसका नाम होता है अपवेलिंग। ठंडे पानी का ऊपर आना, जब गर्म पानी वहाँ से हट जाता है, हवाएं उसको ले जाती हैं, तो उसको बोलते हैं अपवेलिंग। इसी तरह अब जहाँ पे पानी, ये गर्म पानी हवाओं ने जाकर इकट्ठा किया है, वहाँ तो पानी बहुत ज़्यादा हो गया है, तो अब हवा ऊपर से और प्रेशर भी लगाती है इसके ऊपर, तो ये पानी कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है। अब ये गर्म पानी कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, क्योंकि ऊपर गर्म पानी जमा हो गया था ना, गर्म नीचे जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, नीचे जा रहा है, इसको बोलते हैं डाउन वेलिंग। ठीक है, तो अगर ये समझ नहीं आया वीडियो को दोबारा रिवर्स करके देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब ये फ़ायदेमंद कैसे होता है, जब यहाँ से गर्म पानी चला गया और उसकी जगह लेने के लिए ठंडा पानी ऊपर आया, उसको हम अपवेलिंग कहते हैं। ये जब ऊपर आता है तो ये अपने साथ, ये ठंडा पानी जो होता है ना, ये न्यूट्रिएंट से भरा हुआ होता है, इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसमें फॉस्फेट होते हैं। जब ये ऊपर आता है तो ये अपने लिए अपने साथ फाइटोप्लैंक्टन लेकर आता है। ठीक है, अब ये फाइटोप्लैंक्टन क्या होता है, ये छोटा सा ऐसे करके खाना होता है, जो कि छोटी मछलियों का खाना होता है, या छोटे छोटे जानवर होते हैं, सी लाइफ एनिमल्स होते हैं, उनके लिए ये खाना होता है। तो इसका फ़ायदा ये है अपवेलिंग का। डाउन वेलिंग, जब यहाँ से गर्म पानी जो होता है वो नीचे जाता है, क्योंकि गर्म पानी जो होता है वो ऊपर वाली लेयर में होता है, उसमें ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होती है, तो जब वो नीचे जाता है तो बहुत डीप में जा रहा है ना ये, तो जो डीप में मछलियाँ रहती हैं, ठीक है, तो उनके लिए डीप में ऑक्सीजन क्या होती है, कम होती जाती है, तो उनको वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिलती। तो जब ये पानी नीचे जाता है तो ये ऑक्सीजन लेकर जाता है, तो इसलिए जो मछलियाँ बहुत ज़्यादा गहराई में रहती हैं उनको ऑक्सीजन मिल जाती है और वो ज़िंदा रहती हैं। तो इसलिए ये साइकिल कंटिन्यू होता है। और इसी तरह फाइटोप्लैंक्टन आते रहते हैं, छोटी मछलियों का खाना है, और ऑक्सीजन नीचे जाती रहती है, जो कि जो नीचे डीप में फिशेस वगैरह रहती हैं उनके ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। तो ये है हेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड की। सबसे पहले है अपवेलिंग। अपवेलिंग क्या होती है, जब कोल्ड न्यूट्रिएंट रिच वाटर मूव अप टू द सरफेस, जब ठंडा और न्यूट्रिएंट से भरा हुआ पानी ऊपर आता है सरफेस पे। और ये कब आता है, जब हवा जो होती है वो पानी को
दूर ले जाती है, ठीक है। ऊपर वाले पानी को हवा दूर ले जाती है, तो उसकी कमी पूरी करने के लिए नीचे से ठंडा पानी ऊपर आता है, उसको बोलते हैं अपवेलिंग। अब ये अपने साथ न्यूट्रिएंट्स लेकर आता है, जिसकी वजह से फाइटोप्लैंक्टन बनते हैं, और जो खाना है मैरीन लाइफ के लिए, स्मॉल मैरीन लाइफ के लिए। इसी तरह जब डाउन वेलिंग होती है तो ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट होती है। किस तरह से कि जब वार्म वाटर जो होता है मूव्स डाउन टू डीपर पार्ट्स, जब वो नीचे जाता है तो वो अपने साथ ऑक्सीजन लेकर जाता है, और वो ऑक्सीजन जो होती है वो फिर जो डीप सी फिशेस हैं उनके ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, आई होप कि आपको अप वेलिंग और डाउन वेलिंग का कंसेप्ट जो है वो समझ आ गया होगा। और एंड पे यही है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट, जब आपके पास वार्म वाटर ऊपर रहता है ना, क्योंकि वो हल्का होता है, वो ऊपर रहता है जब, तो उसकी वजह से हीट जो होती है वो अच्छे से फैलती है और टेम्परेचर स्टेबल रहता है। ये हमने पढ़ भी लिया था। नेक्स्ट है लैंड ब्रीज और सी ब्रीज। सबसे पहले हम देखते हैं सी ब्रीज। सी ब्रीज आपने याद रखना है कि डे टाइम में होता है, और जो लैंड ब्रीज होता है वो नाइट टाइम में होता है, ठीक है। अब जो हम, ये ओशन है और ये क्या है, लैंड। अब हम जो है वो डे टाइम में स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि हमने सी ब्रीज पढ़ना है तो वो डे टाइम में स्टडी होता है। अब जब डे टाइम है तो यहाँ पर सूरज है, जब सूरज की गर्मी जो है ओशन पे और लैंड पे दोनों पर पड़ेगी, तो पहला लेक्चर था कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में। इनमें से जिसकी कम होती है वो जल्दी से हीट कर जाता है और जल्दी ही ठंडा होता है, तो आपने लेक्चर पहला ज़रूर लेना है ताकि आपको ये बातें बताऊं। अब लैंड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है, तो इसीलिए वो जल्दी ही सूरज की रोशनी से गर्म हो जाएगी, और रात को जब सूरज नहीं होगा तो जल्दी से ठंडी भी हो जाएगी। क्योंकि पानी की ज़्यादा होती है तो वो आहिस्ता आहिस्ता हीट को अब्जॉर्ब करके गर्म होता है और आहिस्ता आहिस्ता ही ठंडा होगा। तो अब ये जो है लैंड ये जल्दी गर्म होगी। इसके गर्म होने की वजह से इसके आसपास की जो एयर है वो गर्म हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी एयर क्या हो गई है, वार्म हो गई है। अब जब एयर वार्म हो गई है तो पानी हो या एयर हो, जब वो वार्म हो गई तो वो क्या हो गई, लाइट हो गई, और जब वो लाइट हो गई, हल्की होगी, तो वो राइज़ होगी, ऊपर की तरफ जाएगी। अब ये जो वार्म एयर है ये ऐसे ऊपर की तरफ जाएगी। अब ये ऊपर जाकर यहाँ पे इस ओशन की तरफ जाएंगी हवाएं, क्योंकि इसकी हवा ठंडी है, इसकी गर्म है। ये इधर जाएंगे सारी हवाएं। जब ये इधर चली गई तो ये तो ख़त्म हो गई ना, यहाँ से कहाँ चली गई, इस तरफ, ये जगह खाली हो गई। अब जगह खाली हो गई, ये चली गई यहाँ से, जगह खाली हो गई, तो यहाँ की जो हवा थी वो इसकी जगह पूरी करने के लिए इधर आएगी, ठीक है। दोबारा समझते हैं कि सबसे पहले सूरज था, सूरज लैंड पर पड़ा तो ये जल्दी गर्म हुई, गर्म होने की वजह से इसके आसपास की हवा गर्म हो गई और वो हल्की होकर ऊपर की तरफ जाना शुरू हुई। जब वो ऊपर गई तो वो ठंडी की तरफ जाएगी, इधर ओशन की तरफ जाएगी। अब जब वो इधर गई तो यहाँ की हवा सारी इधर चली गई, ये जगह खाली हो गई। इसकी जगह को पूरी करने के लिए जो ये ओशन वाली हवाएं हैं वो इधर आ जाती हैं, तो इसको बोलते हैं सी ब्रीज। लैंड गेट हॉट फास्टर देन सी। सबसे पहले कौन हॉट होगा, लैंड ड्यूरिंग डे टाइम में, और हॉट एयर बिकम लाइट, वो हल्की हो जाएगी और वो राइज कर जाएगी। कूल एयर फ्रॉम द सी मूव टूवर्ड्स लैंड टू फिल द गैप, ठीक है। और ये राइज कर जाएगी और किसकी तरफ जाएगी, ओशन की तरफ जाएगी, और इसकी जगह खाली होगी, उसकी खाली को पूरी करने के लिए जो ओशन वाली हवाएं हैं वो इधर आ जाएंगी। ये डायग्राम भी आप देख सकते हो, ये लैंड है और ये ओशन है। अब इसकी जो एयर थी वो वार्म हुई थी और ऊपर की तरफ गई, जब ऊपर गई तो वो इस तरफ जाती है, ओशन की तरफ जाती है। इसकी जगह खाली हो जाती है, तो खाली जगह को पूरा करने के लिए जो ओशन की ठंडी हवाएं थी वो इधर आ जाती हैं, तो इसको बोलते हैं सी ब्रीज़। अब जो लैंड ब्रीज़ है वो इससे उल्टा है। लैंड जब रात हुई, जब रात हो गई तो सबसे पहले ठंडा भी लैंड होगी, जब लैंड ठंडी होगी तो ओशन क्या है, गर्म है। अब इसकी हवाएं गर्म है, वो हल्की हैं, वो ऊपर की तरफ जाना शुरू हुई। जब वो ऊपर गई तो अब वो लैंड की तरफ जाएंगी। अब देखो इसकी वार्म एयर है, ओशन की अब वार्म एयर है, अब वो ऊपर की तरफ उड़ी क्योंकि वो हल्की हो गई है। अब वो इधर लैंड की तरफ जाएगी और यहाँ की हवा जो है वो खाली हो गई है, तो इधर की जो हवाएं हैं वो इधर आएंगी इसकी जगह को पूरी करने के लिए। तो इसकी हवा जो है वो अब लैंड की ठंडी हवाएं इधर आकर इसकी जगह को पूरा करेंगी, इसको बोलते हैं लैंड ब्रीज। तो एट नाइट लैंड कूल्स डाउन फास्टर देन सी। सबसे पहले लैंड ही ठंडी होगी सी के मुकाबले, और वार्म एयर जो है वो लाइट हो जाएगी और वो इसीलिए राइजेस अप हुई है। कूल एयर जो है फिर वो लैंड से मूव करेगी सी की तरफ, और इसको क्या बोलते हैं, लैंड ब्रीज। और इसलिए आपने इसकी जो डायग्राम है वो आपने बुक से मस्ट करनी है। अब इन लैंड और सी ब्रीज के कुछ फ़ायदे के एडवांटेजेस की, जो ब्रीजेज़ हैं ब्लो रेगुलरली अलोंग द कोस्टल एरियाज़। कोस्टल एरियाज़ वो इलाके होते हैं जो समुंदर के करीब होते हैं, क्योंकि हम पढ़े हैं कि समुंदर और
लैंड की हवाएं किस तरह से ट्रांसफ़र होती है, तो ये कोस्टल एरियाज़ में ही स्टडी किया जाता है क्योंकि वहीं पर ओशन होते हैं। तो वहाँ पे ये रेगुलर बेस पे ये हवाएं जो होती हैं वो चलती रहती हैं और इसकी वजह से टेम्परेचर जो होता है वहाँ का स्टेबल रहता है। तो दे हेल्प टू कूल कोस्टल रीजन, इसकी वजह से कोस्टल रीजन्स जो होते हैं वो ठंडे रहते हैं। दीज विंड्स बैलेंस टेम्परेचर ड्यूरिंग डे एंड नाइट टाइम, और ये दोनों विंड्स जो हैं वो नाइट और डे टाइम के टेम्परेचर को बैलेंस रखती हैं, ठीक है। क्योंकि अभी आपने देखा लैंड ब्रीज पे किस तरह से उधर हवा कैसे मूव करती है और सी ब्रीज़ में किस तरह से मूव करती है। अब सी ब्रीज़ की वजह से मॉइस्चर ज़्यादा आता है ओशन की तरफ, क्योंकि सी ब्रीज़ में क्या होता है कि जो समुंदर से हवा जो होती है वो लैंड की तरफ जाती है, तो जब वो समुंदर की हवा उधर जाएगी तो वो अपने साथ मॉइस्चर नमी लेकर जाती है, जिसकी वजह से क्या होती है, रेनफॉल ज़्यादा होती है। उसके अलावा जब एक इधर की हवा इधर जाएगी और इधर की इधर जाएगी तो गैसेस भी दोनों की जो होती हैं वो एक्सचेंज होती रहती हैं, लैंड की सी में जाती है और सी की लैंड में जाती रहती हैं। तो इसकी वजह से जो मौसम है वो भी, क्लाइमेट जो है वो माइल्ड रहता है और प्लेजेंट रहता है। अब ये थर्मल्स और बर्ड्स फ्लाइट क्या होती है। बाज़ू का देखा होगा कि जो परिंदे होते हैं वो अपने परों को फैलाए बगैर आसमान में उड़ते रहते हैं। वो किस वजह से उड़ते हैं, वो इस कन्वेक्शन की वजह से। कैसे कि जब सन जो होता है दिन के वक्त में लैंड पर पड़ता है तो लैंड जो होती है वो गर्म हो जाएगी, और जब ये गर्म होगी तो इसके इर्द गिर्द की हवा क्या होगी, गर्म होगी, तो एयर वार्म हो जाएगी। अब ये वार्म हुई तो ये क्या होगी, लाइट हो जाएगी। अब लाइट होगी तो ऊपर की तरफ ऐसे उड़ेगी, इसलिए ये ऐसे कॉलम्स की फॉर्म में ऊपर जाती रहती है हवा, गर्म हवा। इस गर्म हवा के ऊपर उठने को ही बोला जाता है थर्मल्स। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं थर्मल्स। अब जो परिंदे यहाँ पर होते हैं वो अगर अपने पर को ना भी फैलाएं ना, तो अगर पर को खोल के रखें तो जितने ज़्यादा उनके पर खुलेंगे ये ऐसे एयर्स जो ऊपर जा रही हैं उनको ऊपर लेकर जाती जाएंगी। तो इसीलिए जो परिंदे होते हैं इसके गिर्द सर्कल में घूमते रहते हैं और इस तरह, या फिर अपने परों को फैलाए बगैर, फ्लिप किए बगैर इसमें से ऐसे ही खड़े हो जाते हैं और ये हवाएं ऊपर जाती हैं, तो इस वजह से वो अपनी एनर्जी से सेव कर लेते हैं और काफ़ी टाइम तक इस तरह से थर्मल्स में रहकर उड़ सकते हैं वो फ्लिप किए बगैर। अब यही सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं कि ड्यूरिंग डे द सन हीट द लैंड। सबसे पहले जब दिन का वक्त होगा तो सन जो होगी वो लैंड को हीट कर देगी। एयर अबव द लैंड हीट अप, जो हवा लैंड के ऊपर है वो हीट हो जाएगी और वो लाइट हो जाएगी और राइजेस ऊपर जाएगी। दिस राइजिंग वार्म एयर इज कॉल्ड थर्मल्स। ये जो हवा ऊपर जाती है इसी को थर्मल्स बोलते हैं। बर्ड्स लाइक ईगल्स एंड वल्चर्स यूज़ दीज थर्मल्स टू फ्लाई। वो इन्हीं जो ऊपर जाने वाली हवाएं इन्हीं को यूज़ करते हैं फ्लाई करने के लिए। दे स्प्रेड देयर विंग्स एंड ग्लाइड इन सर्कल्स विदाउट फ्लैपिंग टू स्टे इन वार्म इन राइजिंग एयर। कि वो अपने परों को फैला लेते हैं और ग्लाइड करते रहते हैं फ्लैपिंग किए बगैर, पर को फैलाए बगैर ऐसे फ्लैप करते हैं ना जो उड़ने के लिए, वो किए बगैर वो इस तरह से रह सकते हैं राइजिंग एयर में, और इसीलिए वो अपने फ्लैप किए बगैर काफ़ी टाइम तक अपनी जो है वो उड़ सकते हैं और अपनी एनर्जी को सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट है कि हरिकेन्स और साइक्लोन्स कैसे बनते हैं। इसके स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। सबसे पहले सन जो है वो ओशन पर पड़ेगा। जैसे ही सन ओशन पर पड़ा तो इसका पानी जो होगा वो क्या होगा, वार्म होगा और एवेपोरेट कर जाएगा। ठीक है, यहाँ से एवेपोरेट कर जाएगा पानी, गर्म होके क्या होगा, एवेपोरेट कर जाएगा। जब एवेपोरेट करेगा वो ऊपर जाके क्लाउड्स बनाएगा। ठीक है, जैसे ही सन जो है वो ओशन पर पड़ा, पानी गर्म हुआ और एवेपोरेट करके क्लाउड्स बना दिए उसने, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या होगा, जब क्लाउड्स बन जाते हैं तो इसके अंदर से हीट निकलती है। जब क्लाउड्स बन गए तो उसके अंदर से क्या निकली, हीट। अब ये जो हीट है आगे पीछे इसके इर्द गिर्द क्या होती है, हवा। अब इस हीट की वजह से ये जो हवा है इर्द गिर्द की ये गर्म हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने लिखा है कि ये जो एयर है ये क्या हो गई है, वार्म हो गया। अब आपने पढ़ा है कि जब एयर वार्म हो जाती है तो वो क्या हल्की हो जाएगी और ऊपर की तरफ उड़ेगी, तो ये जो है ऐसे ऊपर चली जाएगी। अब इसकी ये जगह तो खाली हो गई ना, क्योंकि ये यहाँ से कहाँ चली गई, यहाँ चली गई, ऊपर चली गई, ये जगह खाली हो गई। अब इसकी जगह को पूरा करने के लिए नीचे की जो हवाएं हैं वो यहाँ ऊपर आएंगी, और उसके बाद अर्थ जो है वो क्या करती रहती है, रोटेट करती रहती है, स्पिन करती रहती है, गोल घूमती रहती है। तो जो ये हवाएं हैं यहाँ पे सारी जो जमा हुई हैं ये भी ऐसे गोल गोल घूमना शुरू कर देंगी, और इसके गोल घूमने की वजह से ऐसे साइक्लोन्स बनते हैं या फिर ह्यूरिकेन्स। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, सन हीट द ओशन वाटर, वाटर वार्म एंड एवेपोरेट्स एंड फॉर्म क्लाउड्स, और वो क्लाउड्स बना देगा। दिस क्लाउड गिव आउट हीट। सेकंड स्टेप पे क्लाउड से क्या निकलती है, हीट निकलती है। थर्ड स्टेप क्या था कि ये हीट जो होती है जो उसके इर्द गिर्द की हवा है उसको गर्म कर देगी। दिस हीट
मेक्स एयर अराउंड देम वार्म कर दिया और वो लाइटर होगी एंड लाइटर दिस लाइट एयर राइजेज अप और ये क्या कर जाएगी, ऊपर उड़ जाएगी। अब जब ये ऊपर उड़ गई तो जगह खाली हो गई, तो नीचे की जो मॉइस्ट एयर है वो कम टू फिल इन द स्पेस, वो इसकी जगह को आकर पूरा करेगी। अब ये सारी एयर्स जो है वो स्टार्ट टू स्पिन करना शुरू हो जाएंगे क्योंकि अर्थ स्पिन करती है, और इस मेथड की वजह से ह्यूरिकेन्स और साइक्लोन्स बनते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।